नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सीधे आपको दिखाएंगे महा बजट पर महा डिबेट हमारे सहयोगी प्रशांत कटारे के साथ। प्रशांत, ओवर टू यू। जी हाँ, महा बजट आज पेश हो गया मध्य प्रदेश का और 3,14,025 करोड़ का ये बजट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट में लगभग हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है, चाहे महिला हो, युवा हो या फिर किसान हो, हेल्थ सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो, हर तरफ पहुंचने की कोशिश हुई है। इतना ही नहीं, विकास को भी रफ्तार देने की कोशिश हुई है, मेट्रो को भी दौड़ाने का प्रयास हुआ है। अलग अलग सेक्टर में बड़ा अलॉटमेंट है। अगर हम महिलाओं का जिक्र करें तो करीब महिलाओं से जुड़ी जो योजना है 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो आवंटन है वो महिला से जुड़ी योजनाओं के लिए रखा गया है। किसानों के लिए 53,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा सुरक्षित रखा गया है। इसी तरह युवाओं के लिए भी कई योजनाएं हैं, छात्राओं के लिए योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए विस्तार से योजनाएं हैं। इस लिहाज से हम कहें कि समावेशी बजट जैसा कि सरकार कह रही है नजर भी आता, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि भाई चूंकि चुनावी साल था, इस लिहाज से क्या वोटर को भी टारगेट किया गया है कि कोई वोटर नाराज ना हो, क्योंकि किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया, यानी आम जनता पर कोई कर नहीं लगाया गया। इसके तमाम और दूसरे पहलू और तमाम दूसरी जानकारियां भी आप तक अभी तक पहुंच गई होंगी, इसलिए हम और बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे बल्कि पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सुनवाएंगे। इसके बाद अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे। तो पहले सुनिए ये प्रतिक्रियाएं। हाउस में भी चिल्लाओ, सुनने मत दो, जनता भी ना सुन ले। मैंने आग्रह किया सार्वजनिक रूप से खड़े रहकर, मीडिया भी गवाह है कि कम से कम बजट भाषण तो जिसको जनता सुनना चाहती है वो ढंग से हो जाने दो। लोकतंत्र की परंपरा है, आप अपना जब बजट पर चर्चा होती जो कहना होता कहते हैं, लेकिन ना कोई अनुशासन है, ना लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास, केवल झूठ झूठ और झूठ परोसना। तो झूठ की दुकान हो गई है कांग्रेस। आपने जो झूठ बोला है, पहले ये स्पष्ट करो कि पिछली बार जो 2 लाख रुपया 10 दिन में कर्जा माफ करने का कहा था वो क्यों नहीं कर पाए, ये प्रदेश की जनता अच्छे से समझती है। 4,000 का बेरोजगारी भत्ता देने का कहा था, क्यों नहीं दिया। अभी एक नया झूठ चालू कर दिया, नकल करना चालू कर दिया आपने, और इसलिए आप ये तय मान के चलिए काठ की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती। ये बजट मनोरंजन और झूठ का बजट है। घोषणाबाद सरकार की घोषणाओं का स्मारक है, झूठी सरकार का झूठा बजट। तो आपको फिर बता दें, दरअसल कई मदों में बजट दिया गया है और बड़ा बजट है, विशाल बजट है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि महा बजट पर महा डिबेट। जी हाँ, और इसमें खासतौर से अगर हम हेल्थ सेक्टर का जिक्र करें तो हेल्थ सेक्टर में भी एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने का जिक्र किया गया। करीब 1,500 से ज्यादा एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई जाएंगी। पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें भी चिकित्सा शिक्षा में बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा 25 मेडिकल कॉलेजों के लिए भी बड़ा आवंटन, 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है उनकी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। इसके अलावा हम अगर शिक्षा की बात करें तो सीएम राइज स्कूल का जिक्र आप बार बार सुनते हैं। 9,000 से ज्यादा सीएम राइज स्कूल नए खोले जाने हैं। बहुत बड़ा बजट इसके लिए भी आवंटित किया गया है। महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना का जिक्र भी हाल फिलहाल आप लगातार सुन रहे थे, उसके लिए भी 8,000 करोड़ से ज्यादा का आवंटन किया गया है। जाहिर है कि हर महीने हर महिला के खाते में 1,000 रुपए डाले जाने। वो पैरामीटर अलग होंगे कि जो इस योजना के तहत आएंगी महिलाएं, वो पैरामीटर जरूर अलग होंगे। महिलाओं से जुड़ी और योजनाएं भी हैं, उन योजनाओं पर भी सरकार का फोकस है। लेकिन यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि चुनावी साल था, इसलिए सरकार के हाथ हम एक लिहाज से कहें तो बंधे हुए थे। सरकार कोई नया कर नहीं लगा रही है और इस लिहाज से इसे पॉपुलाइज्ड बजट भी विश्लेषक जरूर कह रहे हैं। लेकिन हम चर्चा जरूर करेंगे और समझेंगे भी इस बजट में क्या विशेषताएं हैं, इस बजट की कौन कौन से पहलू हैं, क्या जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रफ्तार पकड़ेगी इस बजट से, क्या रोजगार उत्पन्न होगा इस बजट से, क्या और दूसरे पहलुओं पर भी इस बजट से लाभ मिलेगा। ये हम तमाम बातों पर चर्चा जरूर करेंगे और इतना ही नहीं, हम इस पर भी
जरूर फोकस करेंगे, बातचीत करेंगे कि भाई अर्थव्यवस्था से क्या रफ्तार पकड़ेगी। 5 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन। बहुत स्वागत है मोहन यादव जी। कमलेश्वर पटेल जी हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। कपिल होलकर साहब अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही डॉक्टर रीनू यादव समाज सेवी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मोहन यादव जी, पहला सवाल आपसे है। विपक्ष की अपनी राय इस बजट पर हो सकती है, विश्लेषकों की अपनी राय है, राजनीतिक विश्लेषकों की, लेकिन इस बजट को लेकर सरकार का विजन क्या है, एक बार फिर जरूर साफ करिएगा। मोहन यादव जी। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार का बजट आने के पहले एक दिन पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, उस आर्थिक सर्वेक्षण ने अपने आप में सरकार की सारी कार्यवाही अपने आप में स्पष्ट कर दी है। जिस सरकार के रहते हुए 24% औद्योगिक विकास दर हो, जिसकी 19% अगर कृषि विकास दर हो, तो ये अपने आप में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 निकल के आती है। इसका मतलब है कि सरकार समग्र रूप से सभी क्षेत्रों को लेते हुए निश्चित रूप से बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरफ जा रही है। और ये तो अब आज के बजट में हमने देखा ही है कि कौन सा क्षेत्र छोड़ा माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार में जगदीश देवड़ा जी ने जिस ढंग से प्रबंधन किए हैं, वो सारे प्रबंधन अपने आप में स्पष्ट कर रहे हैं कि सरकार ने समावेशी और सर्व जनहिताय सर्वजन सुखाय का भाव सामने लेके चले और उसका लाभ दिख रहा है। जी ठीक है। कमलेश्वर पटेल जी, सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, समावेशी बजट सरकार इसे बता रही है। जी कमलेश्वर जी। देखिए, पहले से इतने टैक्सेस लगे हुए हैं, अभी कोई गुंजाइश थी क्या टैक्स बढ़ाने की? जी, ये तो चुनावी बजट है और पूरी तरह से कागजी बजट है। इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, पिछली बजट का अगर आप देखें तो उनका कितनी इम्प्लीमेंट्स हुआ। 18 साल से तो यही सरकार बजट पेश कर रही है। 18 साल हो गए, हमें तो 15 महीने का काम करने का मौका मिला था। तो इन्होंने पूरे प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट करने का काम किया है। आज शिक्षित बेरोजगार भटक रहे हैं, चयनित शिक्षक को की भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। पुलिस में जो भर्तियां हुई हैं उसका भी कोर्ट से रोक लगे। आजकल तो कोर्ट के माध्यम से रोक लगा रहे हैं, जो भी बहुत सारे MPPSC के एग्जाम से नहीं हुए। हम बेरोजगारों की बात कर रहे हैं। इसी तरह ये हर साल इन्वेस्टर्स मीट करते हैं, कितने इम्प्लीमेंट्स हुए, डाटा पेश करेंगे कि इतने लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिजल्ट निकलता है कुछ और। जो भी इंडस्ट्री भी लगी है कांग्रेस के टाइम में, जो लगी है, जो जोन डेवलप हुए थे उसी समय के है, बल्कि गोविंदपुरा वगैरह में तो बहुत सारे इंडस्ट्री बंद हो गई है। कृषि की बात करें तो आज गेहूं 1800 रुपये रेट हो गया है, इसी सरकार के समय हुआ। गैस सिलेंडर का दाम, ये बहनों के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। गैस सिलेंडर 1100 रुपये पहले से था घरेलू, अभी 550 रुपये आज फिर भारत सरकार ने बढ़ा दिया। हमें उम्मीद थी कि ये टैक्स कम करेंगे, ये 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। इस बहनों को 1000 रुपये खाते में डालने की बात कर रहे हैं। 1500 रुपये तो हमारी हिमाचल की सरकार पहले से खाते में दे, हमारी सरकार बनी 1500 रुपये तो हम लोग दे रहे हैं, और यहाँ बनेगी तो कमलनाथ जी ने कहा है हमारी सरकार बनेगी हम लोग 1500 रुपये महिलाओं के खाते में डालेंगे, और कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं होगी जितना इन्होंने क्राइटेरिया कर दिया है। तो ये अंतर है। ये जरा मैं बता दूं, जरा कमलेश्वर जी को जवाब दे दूं आपकी बात का। माफी भी की 27 लाख किसानों का। अभी हम नरोत्तम मिश्रा जी की बात सुन रहे थे, अगर आप सरकार खरीद फरोख्त के नहीं बनाते, हमारी सरकार 5 साल चलती तो एक एक करके सारे वचन पूरा करते। शिवराज सिंह जी बोल रहे थे कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है, बोलने नहीं दिया जा रहा जनता। अरे जनता ने सुन लिया है आपको, 18 साल से आपको तो सुन लिया। विकास यात्रा में जनता ने बता दिया है आपको विकास यात्रा में किस तरह से। कमलेश्वर जी, जो पॉइंट आउट मैं कर पाऊं, एक तो ये कि भाई महंगाई पर आपने एड्रेस नहीं किया, दूसरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर भी जो एड्रेस होना चाहिए था इस बजट में वो नजर नहीं आता। कैसे नहीं आता साहब? 24% इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे आ गई है? 19% कृषि विकास दर कैसे हो गई? आप याद करिए, कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में 0.3% इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी। अगर 0.3 इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी 2003 की, तो 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी ना वो। और अगर हम 24% ला रहे हैं तो ये कहां से आ गई है?
अगर 19% कृषि विकास दर तो कहां से आ गई है? आप कमलेश्वर जी आप शांति से सुनिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, मैं कृपया करके मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है। आपने तो वो पाप किया है कि जो नॉन डिफाल्टरों की लंबी संख्या बढ़ाई। हमने इस बजट में नॉन डिफाल्टरों को डिफाल्टर से बाहर लाने के लिए 2,500 करोड़ का आपके पाप के कारण से कमलनाथ जी की सरकार ने झूठ बोल करके सरकार बनाई कि 2-2 लाख हम मंजूर करेंगे, और इस चक्कर में, इस भरोसे में कि लोगों ने, किसानों ने अपने जमा करना बंद कर दिए और आपने 1 पैसा मंजूर नहीं किया। वो सारे किसान इतने भयानक डिफाल्टर हो गए कि वो अब माफी से हाहाकार मच रहा है। हमने 2,500 करोड़ देकर के उनको भी नॉन डिफाल्टर की श्रेणी में लाने के लिए हम बढ़ रहे हैं आगे। ये आपका पाप है। कदम कदम पे कांग्रेस ने ये झूठ बोल करके जहां भी किया पाप, यही कारण है कि कांग्रेस की राज्य में हमेशा हाहाकार मचता रहा है। कांग्रेस कभी सुशासन में विश्वास नहीं करती है, कांग्रेस कभी गरीब आदमी के विचार के विकास नहीं का बात नहीं करती है, और ये लूट के बांटने के भरोसे में अपनी खुद की सरकार गंवा बैठे। ये इनके पाप के कारण सरकार गई थी, कोई किसी कारण से नहीं गई। कांग्रेस अपने कुनबे को नहीं संभाल पाई, और कांग्रेस के उस दुष्परिणाम के बावजूद भी, 2 साल कोविड के खराब समय के बावजूद भी, हमने न केवल सरकार को संचालित रूप से सफलता के साथ संचालन करवाया, बल्कि विकास की ग्रोथ रेट भी आज देश में अग्रगण्य। बिल्कुल मोहन जी, चुनौतियां जरूर थी कोरोना काल में। जी जी जी, ठीक है। हालांकि कांग्रेस कहती है और वक्त मिलता तो शायद कुछ तस्वीर अलग होती। दिनेश गुप्ता जी के पास में जाऊंगा। दिनेश जी, अब सियासी दल ही सरकार चला रही है, चुनावी साल है दिनेश गुप्ता जी, तो जाहिर है कि भाई चुनावी साल में आप वोटर को तो नाराज नहीं कर सकते हैं, ये दिखता है ना बजट में। बिल्कुल प्रशांत जी, जो चुनावी साल होता है उसमें वोटर पर फोकस ज्यादा होता है। आप देखिए कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बजट को लेके चाहता क्या है, वो ये चाहता है उसकी जो रोजमर्रा की तकलीफें हैं, उस पर जो आर्थिक दबाव है वो कम हो। क्या इस बजट में कोई आर्थिक दबाव कम होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? क्या हम जो चाहे आप गैस हो, पेट्रोल हो, बिजली का बिल हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके आर्थिक दबाव होते हैं। आप देखिए ना, जब आप कहते हैं कि साहब पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, तो जब आप नगद देंगे किसी भी स्कीम में, जब नगद देंगे आप स्पेसिफिक देंगे तो फिर निश्चित तौर पे वो पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। लेकिन जो आप दूसरे चीज़ें जो जिनमें राहत देनी चाहिए वो राहत नहीं दिखती। आप मध्य प्रदेश में सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगी रजिस्ट्री, सबसे महंगा पेट्रोल, आप देखिए ना कि बिल्कुल एक्सट्रीम पर है, जब पड़ोसी राज्यों में कम है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे ना कि जो लोग उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश आते हैं तो पेट्रोल डीजल वहाँ से डलवाते हैं। तो जिन चीज़ों पर सभी को फोकस करना चाहिए था सरकार को, उन पर फोकस नहीं है। वो चूंकि चुनावी बजट है और एक स्कीम विशेष है जिस पर सबसे ज़्यादा पैसा सरकार खर्च करने जा रही है, तो वो उस हिसाब से आप देखिए कि केवल उसने अपने वोटर को टारगेट किया है और 51% का उसका जो लक्ष्य है वोट पाने का, उसको टारगेट किया है। ठीक है, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही। पेट्रोल का जिक्र आपने किया। उत्तर प्रदेश अगर आदमी जा रहा था तो कोशिश करता है कि बॉर्डर का पार करे और फिर पेट्रोल डलाए। कपिल होलकर जी, दिन भर आपसे कई बार बात हुई बजट को लेकर, आप एनालाइज कर चुके होंगे लगभग। ऐसा लगता है कि जो जो बातें आप कह रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नजर आ रहा है। कपिल होलकर जी। जी बिल्कुल प्रशांत जी, सुबह से जो हम बातें कर रहे थे बजट आने से पहले, इनफैक्ट कल रात शाम से हम लोग साथ हैं, और जो मेरा एंटिसिपेशन था इस बजट को, इस सरकार को देखते हुए, ऑलमोस्ट वही सारी पहलुओं को छूने की सरकार ने कोशिश करी है। तो और एनालिसिस करने के लिए सही कहें तो मध्य प्रदेश के बजट में बहुत कुछ होता नहीं है हम लोगों के पास में। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम चाह के भी बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके पास में आमदनी के न जरिए हैं और खर्चे आप जो है उधार लेके करते हैं। सो कुछ चीज़ें जो अच्छी करी हैं वो लगता है कितनी, अब ज़मीनी हकीकत तो क्या होगी जब पता चलता है कि रोज़गार देने की बात करी है या सड़कें बनाने की बात करी है, महिलाओं के लिए काफ़ी एलोकेशन देने की बात करी है, तो वो सुनने में तो अच्छी लग रही हैं। बट अब क्योंकि समय कम है और आचार संहिता लग जाएगी कुछ समय बाद, तो कितना इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है ये डिपेंड करता है कि सरकार कैसे उसको ज़मीनी हकीकत पर उतार पाती है। मेरा जो सबसे बड़ा विरोध हमेशा रहा है, चाहे वो किसी भी स्टेट का इलेक्शन हो या चाहे सेंट्रल इलेक्शन हो, ये जो फ्रीबीज बांटने की प्रवृत्ति इलेक्शन मोड में जाते से ही सरकारों में या विपक्षी दलों में हो जाती है। आप 1000 दोगे तो हम 1500 देंगे, आप 1500 दोगे तो हम 2000 रुपये देंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो डिजर्व करते हैं, उनको ज़रूरत है या नहीं है। आप ये एक आदत जो है ना देश के नागरिकों की खराब कर रहे हैं कि कहीं पंजाब में दे दिया तो वहाँ एक फार्मूला सेट हो गया कि इससे सरकार बन सकती है, तो हम यहाँ पे वो फार्मूला सेट कर देते हैं।
तो मेरा ख्याल है, या आपने जैसे ई स्कूटी देने की बात करी बच्चियों को, मैं बच्चियों की शिक्षा के लिए विरोध में नहीं हूं। मेरा सोचना है कि अगर ई स्कूटी देने की जगह उतने की फीस आप स्पॉन्सर कर देते और उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कर देते, जहां पे एक सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, ई स्कूटी की जरूरत नहीं है बच्चियों को। हमारे देश शायद अगर आप इकोनॉमिस्ट ना होते और राजनीतिज्ञ होते तो शायद आपके विचार अलग होते, लेकिन आपका सवाल लेकर मैं जरूर जाऊंगा मोहन जी के पास। उससे पहले रिनू यादव जी, रिनू यादव जी, आप भी दिन में बात कर रही थी कि महिलाओं को उतनी तवज्जो नहीं है, लेकिन आज का जो बजट है रिनू यादव जी, 1 लाख करोड़ महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए रखा गया है। जी, इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा जब मैंने बजट के एनालिसिस की तो मैंने देखा हर वर्ग का काफ़ी ख्याल रखा गया है, चाहे वो महिलाएं हो, युवा शक्ति हो, किसान हो, जनजातीय समूह हो, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, पर्यावरण, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, शिक्षा, सब पे ध्यान दिया गया है। और महिलाओं के लिए तो कुछ ज़्यादा ही बजट एलोकेट किया गया है। लेकिन जैसा कि मेरा सुबह कहना था कि यहाँ पर फिर से उन महिलाओं की बात नहीं हुई जो कि 9 to 5 जॉब वाली हैं और टैक्स पेयर है, उन महिलाओं को फिर से अलग कर दिया गया। और दूसरा, जैसा कि मैं कपिल जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, हम बात कर रहे हैं लाइक 100 रुपए देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए, 1000 रुपए देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि 1000 रुपए किसी के खाते में देने से वो इंडिपेंडेंट हो रहा है या डिपेंडेंट हो रहा है। इसकी बजाय अगर सरकार उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए सेंटर्स एस्टैब्लिश करती और उनको स्किल डेवलप करती और वो खुद अपना रोजगार स्वयं तलाशें, अगर उस पर फोकस किया जाता ये पैसे किसी के खाते में देने के बजाय, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा था। अगेन उन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर की कोई बात नहीं हुई है। जो लोग लोअर कैटेगरी के हैं उनको सामान्य पर लाया जाए। मेरी इतनी बहनों को फ़ायदा हो रहा है। इतना बड़ा बजट, 8000 करोड़ का बजट है, प्लस बहुत सारी और योजनाएं हैं जिनको मैं इतने कम समय में इनलिस्ट नहीं कर पा रही हूँ जो महिलाओं के लिए। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी इतनी बहनों को इतना फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगेन उन महिलाओं को अलग कर दिया गया जो कि टैक्स पे हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रही हैं, या जो पहले से स्वावलंबी था और उनको भी हैंड होल्डिंग की जरूरत है। तो मेरा अगेन जो मेरा मत सुबह था वही अभी तक महिलाओं को भी तवज्जो मिले। बिल्कुल, आपकी बात सरकार तक जरूर पहुंची होगी। मोहन यादव जी, जिक्र हो रहा है महिलाओं का, 1 लाख करोड़ का बजट भी लगभग रखा गया है। हम इसमें सियासत क्यों ना देखें, जो कि इकोनॉमिस्ट कपिल होलकर जी भी कह रहे हैं कि भाई बजाय फ्री देने उन्हें सक्षम किया जाता। जी मोहन जी। चलिए, मोहन यादव जी से संपर्क टूटा, हम दोबारा उनके पास चलेंगे। कमलेश्वर पटेल जी हमारे साथ लगातार बने हुए। कमलेश्वर पटेल जी, आज गैस सिलेंडर को लेकर आप लोगों ने उसके दाम को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। क्या केवल गैस सिलेंडर के दाम कम होते वही महंगाई कम होने का आधार होता क्या? देखिए, आज घरेलू बजट पूरी तरह से चौपट हो गया है। हर चीजों पे टैक्स लग गए हैं। जीएसटी का टैक्स अलग, वैट टैक्स अलग, 50 रुपए गैस सिलेंडर भारत सरकार फिर से बढ़ा दिया, कॉमर्शियल 350 अलग बढ़ा दिया, घरेलू 50 रुपए, और हमारी सरकार ने राजस्थान में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना शुरू किया। यहाँ भी सब्सिडी क्यों सरकार नहीं दे सकती थी? अगर इतना ही महिलाओं के हितैषी है, महिलाओं का तो पूरा घरेलू बजट गड़बड़ कर दिया। किसानों का पूरा, आपने डीजल का इतना ज्यादा रेट हो गया है, खेती किसानी करना मुश्किल हो रहा है। आप खाद का रेट भी बढ़ा दिया, 1.5 गुना बढ़ा दिया, और 50 किलो की बोरी को 45 किलो का कर दिया। बिजली का आप बोल रहे हो कि हम स्मार्ट मीटर के थ्रू बिजली जनरेट करेंगे, बिल भेजेंगे। अरे आपके बिजली के तार में करंट ही नहीं है। आपने टेम्परेरी कनेक्शंस दे दिए थे 2013 के चुनाव में, कई जगह तार टूटे हुए हैं, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो बदलने का नाम नहीं है। हमारी सरकार थी, 1 रुपये की यूनिट बिजली का बिल घरेलू किया था, 10 हार्स पावर तक आधा किया था, ट्रांसफार्मर बनाने की नीति बनाई थी। सरकार बदलते ही सबको बढ़े हुए बिल मिल रहे हैं, लोक अदालत का नोटिस मिल रहा है, जेलों में जाना पड़ रहा है, कुड़कियां हो रही हैं। तो ये सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। आज शिक्षा की क्या स्थिति है? 3.5 लाख बच्चे स्कूल छोड़ दिए हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ना कम हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। शिक्षक शालाएं हैं, शिक्षक जो हमारे महाविद्यालय है वहां प्रोफेसर्स नहीं है। सीएम राइज स्कूल भी ये बहुत बड़ी कलाकारी है जो केंद्र सरकार ने हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल खोले थे। उस मॉडल स्कूल को ही इनने सीएम राइज स्कूल में कन्वर्ट करने का काम किया है। और जो दूसरी स्कूलों में टीचर्स अच्छा वहां टीचिंग का काम करते थे उनको सीएम राइज स्कूल में शिफ्ट किया है। तो क्या जो दूसरी स्कूलों में बच्चे गांव के पढ़ते हैं वो अच्छी शिक्षा के हकदार नहीं है? तो इस सरकार ने
ना बच्चों का समय पे ड्रेस दिया, स्कूल ड्रेस भी इस बार नहीं मिला, ना साइकिलों का वितरण हुआ, बोलते हैं स्कूटी देंगे। अरे तुम साइकिल का वितरण तो कर नहीं पा रहे हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, राजकोषीय घाटे में चल रहे हो, उसके बाद भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कागजी बजट है, ये मन को लुभाने का बजट है। प्रदेश की जनता इनको ये बड़ी बात आपने कही है, कागजी बजट। ये बेरोजगारी के मामले में, महंगाई के मामले में, किसानों के मामले में, हर विषय में ये फेल हो चुका है। मोहन यादव जी, अनाउंसमेंट बड़े बड़े हैं। कमलेश्वर पटेल जी कह रहे हैं कि कागजी बजट है, आपने साइकिल दी नहीं, ई स्कूटी का आपने अनाउंस कर दिया। कपिल होलकर जी कह रहे हैं कि भाई बेहतर होता आप अकाउंट में पैसे ना डाल के उन्हें सक्षम करते महिलाओं को। मोहन यादव जी, कांग्रेस का काम है वो अपने इस कर्मकांड को निभा रहा है जिसको प्रतिपक्ष कहते हैं। मेरा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ सकारात्मक कांग्रेस अपना भूमिका नहीं अदा कर पा रही है। यही कारण है कि कांग्रेस लगातार रसातल में जा रही है। अब आप बताइए, जीआर जो सकल पंजीयक दर छात्रों की थी, जिसके बारे में कमलेश्वर जी खुद ही उच्च शिक्षा से जुड़े में हैं, जरा अपना अभी गूगल देखे खोल करके, आपकी सरकार के दरमियान जो 1.5 साल में परसेंटेज डाउन हुआ था, उस 20% को ले जा करके लास्ट ईयर कोविड के बाद भी हम 24% पे ले गए और इस साल राष्ट्रीय औसत के किनारे लाके 27% पे खड़ा किया। न ये 1.5 साल में कवर कर पाए थे, न उधर जब 10 साल कांग्रेस की सरकार थी तब तो इसका परसेंटेज और कई गुना नीचे था। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जिस प्रकार से सरकार ने काम किया, आपने कहा साइकिल की बात, तो साइकिल के लिए खाते में पैसे दिए गए थे। इस बार हम डायरेक्ट उनको हम अपने पे चेक के माध्यम से सीधे साइकिल परचेस करने के लिए गुंजाइश दे रहे हैं। तो आगे ये जो साइकिल के पैसे उनके माता पिता के खाते में डालते थे, उसके बजाय वो सीधी साइकिल ही खरीद पाएंगे। कि सभी प्रकार की छात्रवृत्ति, सभी प्रकार की पुस्तकें, सभी प्रकार की किताबें, कापी और जो जो दे सकते थे वो सारी चीजों के भुगतान करे जा चुके हैं। अब ये अलग बात है कि न माने तो मैं उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकता हूं। जिस प्रकार से सरकार ने, आप बताइए, इतने मेडिकल कॉलेज कभी कोई सोच सकता था क्या? हम भी अपने सभी प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि देना और बगैर एक पैसा टैक्स लगाए, ये कैसे हो सकता है? ये सारी की सारी चीजें अभी कमलेश जी मैं बोला नहीं एक शब्द भी आपके बारे में, मैंने बार बार ये बोला कि आप अपनी ज्यादा अच्छा बेहतर है, आप जब बात कर रहे हैं मैं पूरा शांति से सुन रहा हूं। अब आपका फर्ज बनता कि आप सुने। मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि जिस ढंग से सरकार ने मैनेजमेंट किया, मैं कांग्रेस शासित राज्यों की जिनकी ये मॉडल के बारे में बात कर रहे थे कि 84,000 करोड़ का कर्ज कांग्रेस के छत्तीसगढ़ पे है, जो कुल बजट का 87% होता है। इस राजस्थान सरकार जिसकी बड़ी बड़ी बात ये कर रहे हैं, 7,18,000 करोड़ का कर्जा है, जिसमें प्रति व्यक्ति 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज वहां पर है। और हमारे यहाँ 1,40,000 की आय अगर है तो ये खुली आंखों से देखोगे तो दिखेगा, अन्यथा क्या होगा? इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में कर्ज की ब्याज अदायगी 10% से भी कम है। अब आप पूरे देश के कांग्रेस के किसी राज्य का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अगर उसका परसेंटेज ये हो तो बता दें। हमारे अपने यहाँ सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए अकेले वेदांत पीठ के लिए 350 करोड़ बढ़ा हुआ है। आप आर्थिक सर्वेक्षण जैसे है, सब बढ़ा हुआ डाटा आप बता रहे हैं। सच बात ये है कि सब बनावटी है, सारी चीजें बनावटी है। ये सरकार चला चली की वेला में है, इनकी विकास यात्रा भी फेल हो चुकी है जो एक्चुअल है वो तरह से ये बजट भी कागजी है, जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। प्रदेश की जनता आंदोलनरत है, अधिकारी कर्मचारी आंदोलनरत है, आशा उषा कार्यकर्ता आंदोलनरत है, सबके साथ इन्होंने छलावा किया है। 2008 में कर्जा माफ करने का घोषणा पत्र में उल्लेख किया था, इनके 17वें नंबर पे था घोषणा पत्र में, आज तक माफ सुन लीजिएगा, एक दूसरे की बात बेहतर होता है। 500 रुपए महीना मिलता था शिक्षकों को, जिनको गुरुजी बोलते थे, उनको 30,000 रुपए महीने की तनख्वाह देने का प्रयास किया है। आज ये हमारे यहाँ जिस प्रकार से सभी प्रकार के क्षेत्रों में जो काम करने का प्रयास किया है। कमलेश्वर जी, मोहन यादव जी, खुली आंखों से देखोगे तो दिखेगा। रिक्वेस्ट है, बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत छोटा सा, बहुत जल्द लौट रहे हैं। जी जी जी, सभी खास मेहमान बने हुए हैं, एक बहुत छोटा सा ब्रेक। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम केजरीवाल ने स्वीकार भी कर दिया है। 18 विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे मनीष सिसोदिया।
शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने फटकार लगाई, कहा आप सीधे यहां क्यों आए, दिल्ली हाई कोर्ट भी जा सकते थे। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने सुनाई सजा। 8 में से 7 आतंकियों को सजाए मौत, एक को उम्र कैद। 7 मार्च 2017 की घटना। वन रैंक वन पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने बकाया पेंशन भुगतान मामले को लेकर रक्षा मंत्रालय को लगाई फटकार, कहा आदेश का पालन करें। भुवनेश्वर में बीजेपी युवा मोर्चा ने ओडिशा सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री नवदास की हत्या को लेकर की नारेबाजी, लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल। अवंतीपुरा में एनकाउंटर में एक और आतंकी ढेर मारे गए। दोनों आतंकी पुलवामा के रहने वाले। मुठभेड़ के दौरान एक जवान भी हुआ शहीद। यूपी के मथुरा में लठमार होली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 2000 से ज्यादा पुलिस की तैनाती, ड्रोन और सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। बजट से पहले आया मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण और सीएम शिवराज ने तथ्यों पर जताई खुशी, कहा एमपी की आर्थिक स्थिति हुई है मजबूत। भोपाल में विकास यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता की तबीयत हुई खराब। चक्कर आने से गिरे उमाशंकर गुप्ता, अस्पताल में कराए गए भर्ती। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने जयवर्धन सिंह को बताया भावी वित्त मंत्री। पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही ये बात। कमलनाथ के भी भावी मुख्यमंत्री के लग चुके हैं पोस्टर। आगर मालवा में सहकारी संस्था के प्रबंधक के ठिकानों पर लोकायुक्त टीम ने मारा छापा। आय से अधिक संपत्ति की मिली थी जानकारी। अब तक कार्रवाई में 1.5 करोड़ का खुलासा। ग्वालियर में एयरफोर्स परिसर में 15 साल के छात्र सूर्यांश सेंगर ने की आत्महत्या। पानी की टंकी से कूद कर दी जान, जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में ब्रेकअप से खफा बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड के घर फेंका पेट्रोल बम। घर के बाहर रखे कपड़े जले, बड़ा हादसा होते होते टला। रीवा में बनारस से लौटते वक्त यात्री बस हाईवा से भिड़ी। 1 दर्जन तीर्थयात्री घायल, 9 तीर्थयात्रियों की हालत गंभीर। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज जारी। बजट सत्र की अवधि को लेकर गरमाई सियासत। बीजेपी ने सेशन को बताया छोटा, कहा सरकार से सदन में चर्चा से भागना चाहती है। दुर्ग में बीजेपी का हल्ला बोल। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई झड़प। हिंदू राष्ट्र को लेकर द्वारिका पीठाधीश्वर शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का बड़ा बयान, कहा भारत हिंदू राष्ट्र ही है, घोषणा हो चाहे ना हो। रायपुर में चिटफंड निवेशकों ने निकाली पदयात्रा। रायगढ़ से पदयात्रा करते हुए रायपुर पहुंचे निवेशक अभिकर्ता। 28 दिनों से अभिकर्ता कर रहे थे पदयात्रा। रायपुर में नाबालिग सुसाइड केस में नया खुलासा। लड़की की दुबई के लड़के से थी दोस्ती। सोशल मीडिया के जरिए हुई थी फ्रेंडशिप। झगड़े के बाद उठाया था कदम। सुकमा के जगरगुंडा में नक्सली मुठभेड़ का वीडियो आया सामने। गांव वाले ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है महाडिबेट में। हमारे सभी खास मेहमान लगातार बने हुए हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएं। दिनेश गुप्ता जी के पास मैं जाऊंगा। दिनेश गुप्ता जी, धार्मिक स्थलों में परिसर डेवलप करने पर भी एक बड़ा फंड रिलीज हुआ है और कई जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं जहां लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते भी हैं, उन्हें फोकस किया गया है। इन पर्यटक में या धार्मिक स्थलों को विकसित करने से भी वोट मिलता है? बिल्कुल प्रशांत जी, हम पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से लगातार देख रहे हैं कि जो धार्मिक मुद्दे हैं वो चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। और वैसे आप देखिए, इसको यदि सरकार डेवलप करी, पहले तो जो है निजी लोग इसको डेवलप किया करते थे। अब जिस तरह से लोग जा रहे हैं धार्मिक स्थलों पे, तो सुविधाएं तो आपको बढ़ानी पड़ेंगी और उससे इकोनॉमिक भी बदलती है। आप देखिए ना, इकोनॉमी वहाँ उज्जैन में आप देखिए जाके, जब से महाकाल लोक बना है तब से उज्जैन की इकोनॉमी एकदम बदल गई है। बहुत सारी उसमें फर्क तो आता है। यदि सरकार यदि धार्मिक स्थलों का विकास कर रहा है तो वहाँ आप देखिए पर्यटक बढ़ेंगे तो लोगों की, जो वहाँ स्थानीय लोग हैं, व्यापारी हैं, उनकी आय में निश्चित तौर पे इजाफा होगा। वो जो धार्मिक मुद्दों से जो लाभ होना है धार्मिक स्थलों से राजनीतिक, वो जरूरी नहीं है कि आपको 100% उसका लाभ ही मिले, क्योंकि हर विधान
विधानसभा क्षेत्र, हर जिले में, हर जगह के अलग अलग मुद्दे होते हैं। धर्म केवल बहुत जरूरी नहीं है कि हर बार काम करे। जी जी, दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए थे। दिनेश जी ठीक है, मैं कपिल होलकर जी के पास जाऊंगा। कपिल होलकर जी, जो जिक्र यहां पर दिनेश जी कर रहे थे वो ये कि भाई व्यवस्थाएं या फिर हम कहें कि जो धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक स्थलों को अगर विकसित किया गया, और हमने ये श्वेत पत्र में, माफ कीजिएगा, जो पत्र आया उसमें हमने ये देखा भी कि जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर बहुत बड़ी संख्या में पिछले साल के मुकाबले धार्मिक पर्यटक भी आए, उससे अर्थव्यवस्था भी बूस्ट हुई। कपिल होलकर जी। बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए जी प्रशांत जी, इसमें मैं कोई बुराई नहीं देखता। आप देखिए, हम अगर अपना इतिहास उठा के देखें तो राजा महाराजाओं के जमाने से किसी क्षेत्र विशेष में सूखा पड़े या कुछ ऐसी आपदा आए तो वहां पे मंदिरों का निर्माण कराया जाता था, जिससे लोगों को रोजगार मिले और आवागमन बढ़े। महाकाल हमारे सामने है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हमने देखा ही है कि किस तरह से लोगों का, और जिस तरह से एडवर्टीजमेंट होता है, लोग जाते हैं। तो अगर इकोनॉमी बूस्ट हो रही किसी भी टूरिज्म से, जरूरी नहीं कि लेजर के लिए टूरिज्म हो। अगर आप एक तरफ पेंच डेवलप कर रहे हैं, एक तरफ बांधवगढ़ ले रहे हैं, कूना बना रहे हैं, तो एक तरफ आप अगर महाकाल बना रहे हैं तो मैं उसमें कोई खराबी नहीं समझता। और उससे हर धर्म के व्यक्ति को रोजगार मिलता है। आप सोचिए, एक ऑटो चलाने वाले का धर्म, कोई उसको किसी विशेष धर्म के व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा। होटल में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर वहां पे खान पान की व्यवस्था होगी तो दूसरे धर्म के लोगों को भी रोजगार मिलता है। हर तबके के, हर धर्म के, हर व्यक्ति, हर कैलिबर के व्यक्ति को होटल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा तो टूरिज्म का जहां डेवलपमेंट होता है वहां पे तो रोजगार बढ़ता ही है। इसमें कोई खराबी नहीं है और मुझे लगता है कि सभी सरकारों को इसको ध्यान देना चाहिए। और ये एक, मैं ये कहूंगा कि स्थायी रोजगार प्रदान करने वाला काम है, क्योंकि अगर आप देखें कि धार्मिक यात्राएं व्यक्ति साल दर साल रेगुलर बेसिस पे करता है। ऐसा नहीं कि आप एक बार विदेश यात्रा करके आ गए तो अपने जीवन में एक ही बार आप विदेश यात्रा करते हैं या किसी एक प्लेस पे जाते हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति, और ये एक कॉमन मैन के अप्रोचेबल रहता है। एक और चीज बहुत ध्यान देने वाली, आम आदमी के अप्रोच में रहता है, जो कि अपनी एक बस में गया और महाकाल के दर्शन करके आ गया। तो छोटा व्यक्ति भी अपने आपको टूरिज्म के लिए एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी उपलब्ध होता है। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आपने कही। रेणु यादव जी, केवल हम महिलाओं का जिक्र अगर ना करें, केवल महिलाएं नहीं बल्कि हम दूसरे दायरों को, जाति समुदाय को भी सोशल कॉज के नजरिए से सरकार के इस बजट में प्रावधान दिखते हैं। जी बिल्कुल, सोशल कॉज की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो पर्यटन के में वृद्धि के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। जैसे प्रोजेक्ट चीता आया, प्लस ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाने की योजना है, हवाई पट्टियों के निर्माण की योजना है, और इसके साथ साथ होम स्टे को बढ़ावा देना और पर्यटन नीति में भी एक सुदृढ़ नीति बनाई गई है। तो ये सब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार जरूर प्रदान करेंगे। तो ये एक परमानेंट रोजगार का साधन बनेगा। प्लस इसके अलावा मैं देखती हूँ कि डिजिटलाइजेशन पे भी बहुत काम किया जा रहा है। साइबर पार्क्स वगैरह बनाए जा रहे हैं और युवाओं के रोजगार के दृष्टि में उनको स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है। और प्लस स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति प्रदान भी की जा रही है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा जो जनरल कास्ट के स्टूडेंट हैं उनको उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। अगर जनरल कास्ट का स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो ही उनको ये इस तरीके के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स मैं देख पा रही हूँ। इसके अलावा जनजाति किसानों को भी काफ़ी बेनिफिट्स का प्रावधान है, जनजातीय समुदायों के लिए भी काफ़ी बेनिफिट्स के प्रावधान है। तो ये सब कॉज मैं बोलूँगी, युवा शक्ति पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें मैं बोलूँगी कि सोशल कॉज की दृष्टि से बहुत अच्छा है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ाना कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार देता है और लोगों की धार्मिक आस्थाएं जो उससे जुड़ी हुई हैं उसको भी वो सुदृढ़ किया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा कदम है। सोशल रूप से, आर्थिक रूप से ये कहीं ना कहीं लोगों को सुदृढ़ ही बना रहा है। ठीक बात है। दिनेश गुप्ता जी, कृषि को लेकर अगर हम जिक्र करें 53,000 चलिए माफी चाहूंगा, मोहन यादव जी हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। मोहन यादव जी, विपक्ष अभी भी महंगाई, बेरोजगारी पर लगातार हमलावर है। गैस को लेकर, आज गैस सिलेंडर लेकर कांग्रेसी नेता पहुंच गए थे। वो कहते हैं कि भाई गैस सस्ती करनी चाहिए थी आपको, आपने और महंगी कर दी, 50 रुपए और बढ़ा दी।
देखो, कांग्रेस को तो गैस पे बात करने का अधिकार ही नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है, जिसने उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से घर घर गैस पहुंचाने का प्रयास किया है। और इसी प्रकार से जो अब लगातार जिस प्रकार से सरकार अपने केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार का बजट आया है, अभी आप जो बात कर रहे थे, मैं इसमें ये बात देख रहा हूं कि आप कौन सा सेक्टर छोड़ रहे हैं जिस सेक्टर को हम अगर उल्लेखनीय स्थिति में आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। हमारी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इंडस्ट्री, खास करके जैसे अभी बात निकली है कि अपने यहाँ जो स्वाभाविक रूप से हमारा जो पर्यटन का क्षेत्र है, वो पर्यटन के भी कितने आयाम आ गए। हम फॉरेस्ट का टूरिज्म देख रहे हैं, हम हमारा रिलीजियस टूरिज्म देख रहे हैं, और हर सेक्टर में आज की स्थिति ये बनी है कि पिछली तुलना में 20 साल का अब ये आंकड़ा तो लेना ही पड़ेगा कि कांग्रेस की सरकार की तुलना में कहां हमारी वर्तमान की क्षमता और कहां पुरानी क्षमता, दोनों का जो अंतर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी के काम करने का तरीके का आपको ध्यान में आएगा। कहां कांग्रेस की सरकार में 16,000 करोड़ का बजट होता था, आज 3 लाख से ऊपर करोड़ का बजट हम लेके गए। गवर्नमेंट ने बहुत बजटिंग की है, सर्व शिक्षा अभियान, आ रहा हूं आपके पास के लिए सभी यूपीए सरकार ने तो ये तो आप यूपीए, अरे ये कमलेश जी आप ये बताओ, लोकसभा में दर्ज है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा रक्षा मंत्री थे जिनने कहा था कि तोप और बाकी हवाई जहाज की बात छोड़ दो, हमारे पास तो कोई सामान्य कोई इतना पैसा भी नहीं कि हम कुछ अलग से कुछ कर पाए। आज केंद्र सरकार दुनिया में अपनी जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुई है, तो वो ऐसे ही स्थापित नहीं हुई है। और अभी ये जो हमारा आज का बजट भी है, ये कुल मिलाकर के $5 ट्रिलियन की जो हमारे जो टारगेट केंद्र सरकार का, उसका 20% अपने बलबूते पे ले जा रहा है। ये आपके कर्मों के फल भुगत रहे हैं हम, आपके कर्मों के, कांग्रेस के कर्मों के कारण से कांग्रेस रसातल में गई, और कांग्रेस आज भी उस नकारात्मक भावना से बाहर नहीं आ रही है। कांग्रेस बेहतर होता कि कांग्रेस इस बात की क्षमा मांगे कि हाँ हमसे पाप हुआ 1.5 साल में, 18 साल हो गए। अरे 1.5 साल में आपके कर्म इतने खराब हो गए कि आपने सब चीजें बंद कर दी। आपने कहा 51,000 आपने कहा 51,000 की कन्यादान योजना की झूठी बात कही। एक बच्ची का विवाह नहीं किया 1.5 साल में, एक बच्ची का विवाह नहीं किया। बच्चियों के दुष्परिणाम, बच्चियों के 51,000 किया था। स्वास्थ्य विभाग में अगर हम 25 मेडिकल कॉलेज खोल के लेके आगे गए नहीं जा रही है बजट की। आपने क्यों एक बच्ची का विवाह किया हो तो बता दें, एक बच्ची का विवाह 1.5 साल में नहीं किया। सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय अपनी बात से चालाकी से निकलने के, कांग्रेस ने यही निर्णय किया। और मैं आपसे भी बार बार बोल रहा हूं, आप 15 महीने में किए हैं, आपने 18 साल बैठ जाइए, उसके बाद आपकी बात करिए। कांग्रेस के कर्मों से कांग्रेस गई है जी। दिक्कत क्या है? कांग्रेस कमलेश जी आज ही बजट में अनाउंस हुआ है 1,500 से ज्यादा मेडिकल की सीटें बढ़ाई जा रही हैं, एमबीबीएस की सीटें बढ़ रही हैं जी जी। पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें बढ़ाई जानी है। 25 मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, विंध्य से कई बार ऐसी तस्वीरें आई हैं हेल्थ को लेके, लेकिन जब डॉक्टर बढ़ेंगे तभी तो व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। प्रयोग कर रहे हैं, युवा शक्ति का कर रहे हैं, नारी शक्ति का कर रहे हैं। नारी शक्ति में अकेले लाडली बहना के लिए 8,000 करोड़ के हमने बात की। आप पूरे समय हमारे आज के लिए भी कांग्रेस ने आज हम मोहन यादव जी, कमलेश जी को भी सुन लीजिए। और सबसे लाइन लग करके सारे मित्रों ने टेबलेट लिया, मैं तो सबका स्वागत भी करता हूं जी जी जी। कमलेश जी, अरे ये चाइना में टेबलेट दे दिया आपने। एक तरफ भारत सरकार प्रतिबंध लगा के रखी हुई है, चाइना में टेबलेट आप लोगों ने बांटे हैं। अब मोदी जी के आदेश को प्रदेश सरकार नहीं मान रही है, ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। यही तो आपके कहनी और लेते ना भाई, आप मत लेते। आप मेंशन किया है गौशालाएं बनाएंगे। अरे हमने जो गौशालाएं बनाई थी वो तो बंद पड़ी है। हमने जो स्वीकृत किया था वो आपने आधी अधूरी छोड़ दी। 4,000 नवीन गौशालाएं बनाने की। कौन सी गौशाला? आज हमारा पशुओं से सबसे ज्यादा किसान परेशान, सबके लिए सुविधा बढ़ा रहे हैं। तो जो गौशाला नहीं खोलने के लिए धनराशि दे रहे हैं। अरे अनुदान क्या बढ़ा है? आपने घटा दिया था। हम लोगों ने जो प्रावधान किया था, आज गौशालाएं सब बंद पड़ी है, जिसके आधार पर लाभ ले रहे हैं। अरे आपके उच्च शिक्षा में प्रोफेसर भी गौशाला सब चल रही है, गौशाला में लगातार धनराशि बढ़ा रहे हैं, कॉलेज चल रहे महाविद्यालय।
महाविद्यालय 5,000 विद्वानों के प्रोफेसरों की भरोसे भर्ती चल निकाली रही है है। पीएससी एक-एक से। फैकल्टी आपकी गवर्नमेंट जानकारी के होंगे, लिए बताऊं बाकी कि सब उच्च शिक्षा विभाग 1947 के अरे बाद कब निकाली, कुल कब 3 भर्ती बार करेंगे? PSC शिक्षकों की तीसरी भर्ती बार करने मेरे के बाद समय में पेंडिंग भर्ती में हो डाल रही दिया, है। उनको ठीक है, ड्यूटी एक बार तक नहीं दे विक्रम वर्मा जी रहे। के पुलिस टाइम पे कर्मियों का हुई। ट्रेनिंग अभी आप देने के लिए, अपना- भाषण देने आपका के कोई लिए यहाँ परिचय बुलाते तो हैं अभी भिजवा भोपाल, दीजिए। अभी और आपने उनका होता जाता कोई हाई कोर्ट से स्टे लग गया। पीएससी से पिछड़ा वर्ग को मिला हुआ 27% आरक्षण आप सरकार ने जारी PSC किया, हाई से कोर्ट से जी, वो आपका स्टे कोई लग गया। परिचय तो भरवा दीजिए। अनुसूचित ये जाति सारा आपके समय जनजाति के ओबीसी 5,000 के पद बच्चे हमने जो बच्चों नए के create हायर कराए, एजुकेशन की सबमें स्कॉलरशिप permanent आप लोगों ने भर्ती नहीं का दी। उनके आवेदन मंगवा रहे हैं। ठीक है कमलेश जी, अब एक कब और भर्ती आरोप होगी? सरकार लगा दी, वो कहती है कि आपने वर्षों से किसानों आप को हमारी डिफॉल्ट कर सरकार की दिया, बात करते हैं। आपने किसानों को डिफॉल्ट कर दिया। बता दीजिएगा अब उनका ब्याज जो लोन का ब्याज है वो सरकार भरेगी। आज आपने कोई और बचाओ खाद तो का आप रेट तो बढ़ा बता दिया, दें। किसान एक कोई परेशान है, नाम 1.5 गुना खाद का रेट बढ़ा दिया, डीजल का रेट ऑलरेडी पहले से बढ़ा है, पेट्रोल का रेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। आप बहनों की बात कर रहे हैं, अगर सब्सिडी सरकार देती, टैक्सेस घटाते तो अच्छा लगता। 500 रुपए करना चाहिए था इनको सिलेंडर, पर नहीं किया। हमारी सरकार बनेगी, हम लोग 500 में सिलेंडर देंगे, 1500 रुपए हमारी माता बहनों को हमारी सरकार देगी। आज कमलनाथ जी ने अनाउंस किया है, हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है। नकल तो ये लोग हमारा कर रहे हैं। इनने इतने सालों में तो बार बार लाडली लक्ष्मी योजना गिनाते हैं, उसका भी मैच्योर्ड होने की डेट बढ़ा दी। आज समय पे उनको भी भुगतान नहीं हो रहा है। संबल योजना का पैसा 2-2 साल से भुगतान नहीं हो रहा है। मनरेगा की मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं, ग्रामीण में जो आवास बना रहे हैं सबका इतना सब चीजें महंगी हो गई, लोहा सीमेंट ईंटा हर वस्तुएं महंगी हो गई और गरीब बना नहीं पा रहा है। तो 1.5 लाख का मकान और 2.5 लाख का मकान आपकी सरकार में कोई एक सरकार ने भी एक मकान बना के ये दिया है बातों की दुकान है। हमारी सरकार है 10,000 रुपए बातों की दुकान बन के रह गई है। 12,000 लाडली बहना योजना को लेकर के आई है। गरीब से गरीब आदमी अरे किसान सम्मान निधि 8,000 की जगह आप गेहूं का रेट 1,800 कर दिए। बोलने के अलावा आज मोहन यादव जी 1,800 कर दिए। मोहन यादव जी, महिलाओं के बाद सबसे ज्यादा फोकस किसानों पर है। सरकार का बेचने पे सरकार का सबसे ज्यादा आपने बंद फोकस कर दिया। महिलाओं के बाद किसानों पर है। 53,000 करोड़ कहा यही जा रहा है कि वोटों की सियासत किसानों के जरिए कर रहे हैं आप। आज किसान लहसुन प्याज टमाटर सड़कों पे फेंक रहा है, उनको रेट नहीं मिल रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी ना, सरकार खरीदे। गरीब बहनों की मदद अगर करने जा रहे हैं तो वोटों के आधार पर आज कोई चुनाव नहीं है, 6 महीने से ज्यादा टाइम चुनाव का बचा हुआ है। मामले में, लेकिन अगर हम भ्रष्टाचार लोगों के को लाभ मामले दे रहे हैं में, तो किस लिए दे रहे हैं? किसानों के मामले में, बिजली के मामले में, शिक्षा के मामले में, हर मामले में ये सरकार फेल हो चुकी है। अब इस सरकार के विसर्जन का टाइम है, चला चली की बेला है। और ये चारों तरफ जो कौन कर रहा है प्रचार प्रसार किया है, जो बजट लाए हैं, ये सिर्फ दिखावटी बजट है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। पिछली बार जो बजट का प्रावधान किया था, उन बजट का क्या हुआ, उसका भी तो हमने जो प्रावधान किया था कहीं दिखाई नहीं देता। कोई इस तरह से खर्चा तो हुआ नहीं, व्यय हुआ नहीं, सड़क धरातल पे तो दिखाई दे नहीं रहा है। सैलरी देने के लाले पड़े हुए हैं। तो ये सरकार पूरी तरह से दिखावे की सरकार है, सिर्फ दिखावटी बजट है और लोग परेशान हैं और लोगों की परेशानियों से इनको कोई वास्ता नहीं। एक बात और महाकाल लोग जो है ना, कमलनाथ जी ने 400 करोड़ एक बात और महाकाल के नहीं कर सकते। कमलनाथ जी ने दिया था 419 शुरुआत की थी। हम लोग धर्म के खिलाफ नहीं है, हम लोग भी धर्म के पुजारी हैं, पर सभी धर्मों की रक्षा हो ये कांग्रेस पार्टी चाहती है। ये विचारधारा है हमारे भारतीय संविधान की कि सभी धर्मों की रक्षा हो, सब में भाईचारा हो, प्रदेश का देश का विकास हो। अभी आखिरी में जाति और धर्म करेंगे, इनके पास विकास तो बताने के लिए है नहीं। इनका विकास अभी निकला था, पागल होके आ गया वापिस। जी ठीक है। मोहन यादव जी, एक बात कमलनाथ जी ने कही, वो कह रहे हैं कि मैं 4 महीने का देखकर आप बजट तैयार कर रहे हैं। अपने शब्दों पे भी बाकी तो फिर चुनाव आ ही जाना है। जी 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 देखिए, दुर्भाग्य की बात है, इनने सदैव हिंदू धर्म को लज्जित करने का प्रयास किया। सब धर्मों की बात करते रहिए और ये धर्म विशेष के लोगों को इकट्ठा करते गए। धीरे धीरे इनकी पोल खुली। अगर ये तीर्थाटन के माध्यम से हम महाकाल लोक का विकास कर रहे हैं तो हम हमारे भारतीय संविधान, आप भारतीय संविधान को मानते हैं कि नहीं मोहन जी, पहले ये बताइए। भारतीय संविधान को मानते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। हमने भारतीय संविधान में जो प्रावधान है उसको मानते हैं कि नहीं मानते? हमारे भारतीय संविधान में सभी धर्मों की रक्षा करना सभी सरकारों की जिम्मेदारी है। आधार पर अगर हिंदू धर्म को लज्जित करने के लिए नहीं करते, आपने तो नहीं करते। आप लोग जाति धर्म की बात बता दिया था। जाति धर्म से पेट गरीब का नहीं भरेगा, जाति धर्म से गरीब का पेट नहीं भरेगा। युवाओं बेरोजगारों को शिक्षित, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, किसानों को राहत चाहिए, राम के खाद के रेट बढ़ा दिए, आपने बिजली के रेट बढ़ा दिए,
आपको याद होगा आपने सुंदरलाल डीजल पटवारी के की रेट बढ़ा सरकार, दिए, हर चुनी हुई चीज को महंगी सरकार कर और एक दिया सरकार आपने। नहीं, हर वस्तुओं पे 5% गिराने का जीएसटी पाप आपकी अगर सरकार किसी ने लगा दिया। तो सरकार कांग्रेस ने कोई किया वेट है। टैक्स नहीं घटाया, कांग्रेस डीजल में हमेशा घटाते थे, भगवान राम के विरोध में पेट्रोल काम पे करती घटाते रही। थे, कांग्रेस सब हमेशा चीजें हिंदुओं के महंगी विरोध में करके। काम हमारी करती रही। सरकार थी, देश में कांग्रेस 450 हमेशा रुपए का अपने सिलेंडर छोटे मिलता था, स्वार्थ के 1100 का लिए मिलना, हिंदू धर्म 1150 को का हो अपमानित गया। करने का और यही प्रयास आप लोग करते रही। नाचते थे और सिलेंडर जैसे ही लेके। सरकार तब के आधार महंगाई पर ज्यादा ये लगती धर्म थी। आया, क्या हमारा आप वोट बैंक लोग खसक रहा है? बहनियों कमलेश काम जी, में बहुत अंतर है। कमलेश जी, आप लोग लेकिन सिर्फ प्रचार जनता भी ने कमलेश्वर किए जी, हैं। आपने भी ये पेट्रोल सरकार के सिर्फ टैक्स प्रचार कम भी करने किए की हैं। बात कही थी जब सरकारी सरकार में आप पैसे का दुरुपयोग आए कर थे। रही है। हुआ नहीं था वैसा जी। आप जिस ढंग का पूरी तरह माहौल से बना है इवेंट के और माध्यम जिस से प्रकार से सरकारी सरकार ठीक है। काम कर रही है, लगातार दुरुपयोग सरकार इस सरकार निर्णय के कर रही आधार है। पर इनको इस हमारे बात के लिए प्रदेश की जनता का जो फैसला कर पैसा चुकी है कि उसको कांग्रेस और रसातल बर्बाद जाएगी। करने में लगी हुई कमलेश्वर है। जी, ये अपनी झूठ का ढकोसला कितना जनता अभी बोल रहे फैसला हैं, करेगी, आने झूठी बात दीजिए कहने चुनाव। वाली नहीं है। कमलेश्वर ये जी, मैदान में भी कमजोर है और अरे विधानसभा झूठ में नहीं भी है भाई, कमजोर है। झूठ आंकड़ों नहीं में है जो हम महसूस कमलेश्वर करते हैं, जी, जो देख रहे हैं। कमलेश्वर जी, दो बातें सुन लीजिए ना। 80 कमलेश्वर साल जी, से ऊपर के व्यक्ति को कमलेश्वर जी, एक तो लाखों लाडली रुपए बहना का योजना, अब आप कह रहे हैं कि भाई हम बता देंगे महिलाओं को अगर सरकार में आए, तो क्या ये नकल नहीं है? क्या दूसरा आप महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर आपने टैक्स कम करने का वादा किया था, ढकोसलेबाजी सरकार है, वो नहीं हुआ था। इसने कुछ नहीं कमलेश्वर जी, जी जी क्या कमलेश्वर जी, सॉरी जी जी सवाल, जी क्या जी बोला सवाल मेरा ये कमलेश्वर जी कि भाई जी, लाडली हाँ, बहना बताइए। योजना जब सरकार ने लॉन्च कर दी, अनाउंस कर दी, तब आप कह रहे हैं कि हम महिलाओं को भत्ता देंगे अगर जीतेंगे। क्या ये नकल नहीं है? अरे हमारी सरकार बनेगी, देंगे। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, कहा था तो 51,000 रुपए कन्या विवाह का किया था और करके भी बताया था। बिजली का बिल 1 रुपए 1 यूनिट किया था। 10 सरकार तो कह रही कि आपने डिफॉल्ट कर दिया किसानों को। किया था, गौशालाएं बनाने की बात कही थी, इसी मनरेगा के पैसे 1000 गौशाला 1 साल में बनाई थी, 4000 नवीन गौशालाएं बनाने की स्वीकृति थी। तो इनके जैसे बातें, सिर्फ सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से बढ़ा के 600 किया था, सरकार नहीं जाती तो 1000 होता सामाजिक सुरक्षा पेंशन। इन्होंने तो अगर कोई गरीब का गरीबी रेखा में नाम नहीं है तो 60 साल के ऊपर कोई वृद्ध है उसको पेंशन देने की बाध्यता इन्हें खत्म कर दी है। उसका गरीबी रेखा में नाम होगा तब मिलेगा। हमारी सरकार ने कभी ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया, आज भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब जो रूटीन में पैसा मिल रहा है वृद्धा पेंशन का, विकलांगों का, सामाजिक सुरक्षा, ठीक है। मोहन यादव जी, कमलेश्वर जी, मोहन यादव जी हमारे साथ और मेहमान भी बने हुए हैं। जी जी ठीक है, इसी रिक्वेस्ट है आप दोनों से, जी 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 आप दोनों से रिक्वेस्ट है शांत हो जाएं। दिनेश गुप्ता जी, हम किसानों का जिक्र भी कर रहे हैं महिलाओं के बाद। महिलाओं के बाद अगर सबसे ज्यादा एलोकेशन कहीं किया गया है तो वो किसान हैं। सबसे बड़ा कंसोलिडेटेड वोट महिलाओं के बाद किसान ही है। दिनेश गुप्ता जी। नहीं, बिल्कुल। हम देखिए कि हम 2003 से लगातार किसान की राजनीति देख रहे हैं, लेकिन अब देखिए एक बड़ा मुद्दा तो आया, कर्ज मुक्ति का मुद्दा आया। कर्ज मुक्ति के मुद्दे पर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और वो गई सरकार। अब ये कर्ज मुक्ति का मुद्दा तो अभी भी वही है, जितने भी लोगों का हुआ नहीं हुआ एक मुद्दा तो है, उसको आप कोई भी किसी भी और योजना से मुझे लगता है कवर नहीं कर पाएंगे। तो जो भी स्थितियां हैं वो किसान के सामने एक साथ कंपेयर करने के लिए कर्ज मुक्ति का मुद्दा है। दूसरा जो आप ये कह रहे हैं कि डिफॉल्टर है तो ब्याज भर देंगे, या जो दूसरी चीज़ें जो सुविधाएं दे रहे हैं, दोनों में फ़र्क करेगा। ये चुनावी साल है, क्योंकि उसने यदि 2018 में कोई नतीजा अलग दिया है तो सरकार को अपनी योजनाओं के बारे में भी रिव्यू करना था। तो उन्होंने कुछ बेनिफिट बढ़ाए हैं, लेकिन कर्ज मुक्ति का मुद्दा अभी भी सरकार के लिए एक चुनौती है। जी बिल्कुल, अभी भी सरकार के लिए कर्ज मुक्ति एक बड़ी चुनौती है। कपिल होलकर जी, योजना जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, आप फ्रीबीज का जिक्र कर रहे थे, ये इकोनॉमी सफर कर जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ आप कह सकते हैं कि क्या इससे थमेगी, या फिर हम ये कहें कि उसकी रफ्तार कम हो जाएगी? क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, थोड़ा सा वो भी बताइएगा। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमी पे मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। जी मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है कि हम जिस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं ये ट्रेंड सही नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि कहते हैं कि दान भी देते हुए भी पात्र को देखना चाहिए कि वो व्यक्ति दान पाने का पात्र है या नहीं है। हमारी पुराणों में कहा गया है कि दान देते हुए देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आप दान दे रहे हो पात्र है कि नहीं उसका। तो रैंडमली आप सबके खाते में डाल दीजिए। एक आप इसको ऐसे देखिए, यूएस में कोविड जब हुआ था
तो उन्होंने सबके खातों में $500 से लेकर $1500 डालना चालू कर दिया। उसके कारण क्या हुआ कि एकदम से लोगों के हाथ में पैसा आया और इन्फ्लेशन बढ़ा और इससे महंगाई बढ़ गई, और अब जैसे उन्होंने बंद किया तो लोगों को एकदम परेशानी हो गई। मैं ये एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं और लोगों ने उसका विरोध करना चालू कर दिया। आप एक बार किसी को फ्रीबीज की आदत डाल देते हैं तो उस आदत को छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। तो यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि हम अपने राजनीतिक कारणों से जो इस तरह से जो एक्टिविटी करते हैं उसको अगर हम कुछ ऐसा किया जाए कि हम पर्टिकुलर सरकार के पास में थिंक टैंक भी हैं और सरकार के पास में अमला भी है जो इसको क्रियान्वयन पे ला सकता है, कि उनको कैसे हम रोजगार उन्मुखी किया जाए, कैसे उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, कैसे उस पैसे को ऐसा इफेक्टिवली यूज किया जाए जहां पे उनको व्यवस्थित, या आपको देना भी है तो आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन वाकई में जरूरतमंद है। मेरा ये मानना है, आपको जरूरतमंद को आइडेंटिफाई करके उस तक लाभ पहुंचाइए, ये बहुत जरूरी है। रेंडमाइजेशन करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। इन्वेस्टर समिट लगातार चलते हैं, लेकिन बजट में क्या आपको कोई बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेप दिखता है क्या जिससे रोजगार सृजित हो मध्य प्रदेश में? सरकार प्रयास तो कर रही है। देखिए, सरकार ने जो 1 लाख रोजगार देने की बात करी है, जॉब्स क्रिएट करने की बात करी है, वो इनकी मंशा दिखाता है। साथ में सड़कों की बात करी है, या जो हॉस्पिटल्स बनाने की बात करी है, मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करी है, या जो और दूसरे खर्चे कर रही है। मेरा खर्चा किसी की आमदनी, सिंपल सी बात है। तो सरकार जिन मदों में खर्चा करेगी, कहीं ना कहीं छोटा मोटा रोजगार तो क्रिएट होगा। बट एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगा, जो मैं हमेशा अपनी बात रखता हूँ हर वक्त बड़ी बेबाकी से, कि आप जब तक आप देखिए, हमारे देश की समस्या रही कि हम एग्री इकोनॉमी से, सेंट्रल की बात कर रहा हूं मैं, एग्री इकोनॉमी से हम सीधे सर्विस इकोनॉमी पे शिफ्ट हो गए। और हमारे साथ जो चाइना 1981-82 तक हमारी और उनकी स्थिति सेम थी, उन्होंने एग्री इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में शिफ्ट हुए और फिर ग्रेजुअली सर्विस पे शिफ्ट हुए। तो हमें भी अपने प्रदेश की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगानी होगी। सरकार ने इन्वेस्टर समिट करके उसका प्रयास किया, बट अब आने वाले समय में सरकार उसको कितना भुना पाती है, ये हमारे यहाँ के मंत्रियों और अधिकारियों पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको ला पाते हैं। बट स्थायी रोजगार का सृजन आप केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा के कर सकते हैं, और वो केंद्र सरकार के प्रयासों से दिख रहा है। केंद्र सरकार के जो प्रयास रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि चाइना में 135 इंडस्ट्री बंद हुई, उसका 14% एलोकेशन भारत की कंपनी में आया है। ये 18% 24% वियतनाम में गया है और 14% हमारे भारत में आया है। तो क्या हम उसका कुछ प्रतिशत अपने प्रदेश में ला पा रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मेरा यह मानना है कि हमारा प्रदेश ब्रेन ड्रेन से जूझ रहा है। ब्रेन ड्रेन मतलब हमारे यहाँ का जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में जा रहा है और वहाँ की इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे, यहाँ पे उसके लिए रोजगार के अच्छे रोजगार है नहीं, या उस लेवल के रोजगार नहीं है कि वो अपने आप को वहाँ सेटल कर सके। तो मेरा मानना है कि इसके लिए भी सरकार को एक 5 साल 7 साल का एक विजन बना के आना चाहिए कि हम आपको इस लेवल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट कर रहे हैं, जहां से हम रोजगार दे सकें। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। दो, एक तो ब्रेन ड्रेन ना हो, हमारा टैलेंट दूसरे राज्यों में या अब्रोड ना जाए, और जो हाई टैलेंटेड हैं। दूसरा, रेणु यादव जी, सवाल महिलाओं का आप कर भी रही थी, और आप कह रही थी कि जो सक्षम महिलाएं हैं, टैक्स पेयर हैं, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। लेकिन सरकार की एक्सपेक्टेशन तो उल्टी होती है कि भाई वो महिलाएं टैक्स भी भरें, दूसरे तरह के सपोर्ट भी करें ताकि इकोनॉमी भी बेहतर चले। सरकार को जो दूसरी योजनाओं में पैसा चाहिए वो महिलाएं दें। जी रेणु जी। जी, मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं, जो टैक्स पेयर है, वो बेचारी दोहरी जिंदगी जीती हैं। अपना घर भी संभाल रही हैं, यानी अपना किचन से लेके अपनी घरेलू आर्थिक समस्याओं से भी जूझ रही हैं, प्लस अपने ऑफिस और बाहर जाकर पैसे कमा कर ला रही हैं, यानी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी महिलाओं को भी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है कि वो अपना किचन, जैसे किचन अगर मैं बात करूं, घरेलू गैस या रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में चीज़ें यूज़ होती हैं, उनकी प्राइसेस तो कहीं घटने से हो नहीं रही हैं। प्लस पेट्रोल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और साथ साथ मैं बोलूँगी अगर दूसरे सेक्टर पे भी जाए, कॉस्मेटिक्स या हेल्थ केयर, और सब चीज़ें महंगी ही होती जा रही हैं। तो वो महिलाएं जो दोहरी चक्की में पिस रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, बाहर भी संभाल रही हैं, उनको भी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। प्लस जैसे कि मैं कपिल जी बता रहे थे, ब्रेन ड्रेन की समस्या ये महिलाओं के साथ भी है। आप देखिए,
भारत में एक सर्वे के अनुसार लगभग 35 से 40% महिलाएं इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करती हैं, वहीं चाइना में 80% महिलाएं इकोनॉमिक। रेणु जी की घर भी संभाल रही हैं, अपनी नौकरी भी देख रही हैं और तमाम दूसरी व्यवस्थाएं भी वो कर रही हैं। बड़े चैलेंजेस उन महिलाओं के सामने भी हैं, लेकिन आज बजट आ गया है और हमने बहुत विस्तार से दिन भर इस बजट पर चर्चा की है और हालांकि अभी और कुछ 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर लगभग लगातार इस पर मंथन चलेगा और निकलेगा कि आखिर इस बजट में है क्या। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, मोहन यादव जी, कमलेश्वर पटेल जी, दिनेश गुप्ता जी, कपिल हुलकर जी, रेणु यादव जी, बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।